विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू यानी प्रोसेसर, मेन मेमोरी का मतलब रैम और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी आती है जो बफर के तरीके से काम करती है, उसका नाम क्या है? द आंसर इज कैशे। कैशे मेमोरी की अगर हम लोग बात करें तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी भी है। कैशे मेमोरी, इसका काम क्या होता है कि जो भी चीजें सीपीयू बार बार यूज कर रहा है उसको कहां पर रख दिया जाए? कैश मेमोरी में रख दिया जाए। और जब भी सीपीयू को किसी भी डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो सीपीयू उस डेटा को कैश मेमोरी से ले ले। अगर सीपीयू ने डेटा को ढूंढा, कैश में मिल गया तो उसे हिट बोलते हैं, और अगर सीपीयू ने ढूंढा और कैश में नहीं मिला तो इसको मिस बोला जाता है ना? आपको यह बात पता होगी। चलिए, ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। बताइए, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल। इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है, जिसका यूज हम लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? HTTPS, SSL, TLS या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के लिए, SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इन सभी प्रोटोकॉल्स का यूज हम लोग करते हैं फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सुरक्षा के मायनों को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अब जरा डिटेल में समझ लीजिए कि प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून जो कि नेटवर्किंग पर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। और सिक्योर्ड प्रोटोकॉल के केस में ये 6 प्रोटोकॉल आती है। कौन कौन सी? HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर जिसका नाम बदल के कर दिया गया है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब SSL की जगह पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? SSL का एडवांस्ड फॉर्म दैट इज TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और ये OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती है। SSH सिक्योर शेल, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और IPsec इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। तो ये 6 ऐसी प्रोटोकॉल है नेटवर्किंग में जो सिक्योरिटी का काम करती हैं। ये प्रोटोकॉल के नाम ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि इनकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है ना? तो इनकी फुल फॉर्म्स भी ध्यान रखिएगा और इनका यूज करते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू लॉक योर विंडोज कंप्यूटर इज। प्रीवियस सेशन में विंडोज से क्वेश्चन पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट है। आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? विंडोज L, विंडोज I, विंडोज E और विंडोज D। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज विंडोज +L। अगर हमें कंप्यूटर को लॉक करना है यानी विंडोज को लॉक करना है, डेस्कटॉप को लॉक करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? विंडोज L का। लेकिन विंडोज I का यूज क्यों करते हैं? सेटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सेटिंग्स ओपन करनी है हमें विंडोज में तो विंडोज I का यूज करेंगे। ऐसे याद करिएगा कि सेटिंग हमेशा आंखों से की जाती है ना? आंखों का मतलब आई और आई का मतलब सेटिंग। तो सेटिंग्स को ओपन करने के लिए विंडोज I प्रेस करते हैं। विंडोज +E क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं, उसे ओपन करने की शॉर्टकट की है विंडोज E। जैसे ही विंडोज E आप प्रेस करेंगे, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड विंडोज एक्सप्लोरर। कई बार उसको माई कंप्यूटर भी कह देते हैं, है ना? लेकिन उसका ऑफिशियल नाम क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर है। विंडोज +D डेस्कटॉप के लिए, विंडोज D टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द डेस्कटॉप, दैट इज विंडोज +D। एक बार देख भी लीजिए। पहला विंडोज L कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, विंडोज I सेटिंग्स को ओपन करने के लिए, आंखों से सेटिंग, है ना? ऐसे याद रखना है। विंडोज E यानी विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए वही माई कंप्यूटर वाला पार्ट, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव।
विंडोज प्लस डी शो और हाइड दी डेस्कटॉप, यानी विंडोज डी की मदद से हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप को शो या हाइड कर सकते हैं। क्लियर है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में आप लोग ने देखा, जो अभी तक एग्जाम हुए हैं उनमें जनरेशन से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, है ना। वैसे तो काफी आसान है, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड ट्रांजिस्टर, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में किप्स, रोबोट्स, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, केबीएस, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, इन सब का यूज हुआ फिफ्थ जनरेशन में। यस, यहां पर क्या कह रहा है, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, और आंसर है फर्स्ट जनरेशन। अब ये बैच प्रोसेसिंग होती क्या है, दो तरीके की प्रोसेसिंग होती है, एक बैच और दूसरी रियल टाइम। बैच प्रोसेसिंग का मतलब धीरे धीरे प्रोसेस करना। जो पहले कंप्यूटर्स जो थे उनकी प्रोसेसिंग धीरे होती थी, बैचेस में होती थी, लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी जो प्रोसेसिंग है वो रियल टाइम पर होती है। रियल टाइम का मतलब तुरंत होती है या फास्ट होती है, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम प्रोसेसिंग। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बैच प्रोसेसिंग के लिए आंसर क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। जब कभी भी क्वेश्चन में टाइम की बात होगी, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आंसर क्या होगा। देखो, आपको वो गाना याद होगा हनी सिंह का, है ना, 4 बज गए वाला गाना, या 4 बोतल वाला गाना, या एक कहावत है कि 4 लोग क्या कहेंगे, है ना। तो देखो, 4 की बड़ी अहमियत है, और 4 का यूज हमेशा किसके साथ में करते हैं, ज्यादातर टाइम के साथ में, है ना। 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है, तो टाइम के साथ में ही तो हुआ है ये वाला। यस, तो इसका मतलब फोर्थ जनरेशन इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम शेयरिंग, रियल टाइम। तो टाइम की कभी भी बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन। याद रहेगा ना, आप तो भूलेंगे नहीं ना। टाइम फोर्थ, नेटवर्किंग फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सी एल्गोरिथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। क्या जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है या डीप लर्निंग, ये सब किसी न किसी एल्गोरिथम पर ही काम करती हैं। जी हां, ये सब एल्गोरिथम पे काम करती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम मानी जाती है वो कौन सी है, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे इंपॉर्टेंट जो एल्गोरिथम है वो कौन सी है, हिल क्लाइंबिंग। इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना। जब हम कोई रोबोट बनाना शुरू करते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना शुरू करते हैं तो क्या एकदम से बना देते हैं, नहीं, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप क्लाइंब करते हैं, यानी चढ़ते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अगर एक चीज अप्रूव हो गई तो दूसरी पर आएंगे, दूसरी अप्रूव हो गई तो तीसरे पर आएंगे। इस तरीके से फेजेस में काम होता है, दैट इज कॉल्ड हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। क्लियर है। अब जरा ये देख लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन सी एल्गोरिथम फेमस है। हिल क्लाइंबिंग, सर्च एल्गोरिथम, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जिसमें आपका वो आता है मशीन लर्निंग के जितने भी टाइप्स होते हैं आपके, है ना, डेटा लेबल्ड, अनलेबल्ड, समझ में आ गया ना, वो वाला पार्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। एनएलपी का मतलब आप जानते हैं नेचुरल लैंग्वेज, यानी जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बातें करते हैं, जैसे एलेक्सा है, सिरी है ना, इनसे जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और फजी लॉजिक, फजी लॉजिक का मतलब होता है हिट एंड ट्रायल मेथड।
हम क्या करेंगे, बार बार हिट एंड ट्रायल अप्लाई करेंगे कि जो हम बना रहे हैं क्या वो मशीन समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है ना। इस पर हम क्या अप्लाई करते हैं, रीजनिंग, एंड दैट इज कॉल्ड अ फजी लॉजिक। तो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है वो कितनी है, 6, हिल क्लाइंबिंग, सर्च, ऑप्टिमाइजेशन, एनएलपी और फजी लॉजिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स। निम्नलिखित में से कौन फ्लैश मेमोरी ड्राइव का उदाहरण नहीं है। फ्लैश मेमोरी का मतलब ईईपी रोम का एडवांस्ड वर्जन, दैट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। पीडीए में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी, दैट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी मोबाइल फोन्स में यूज होने वाली मेमोरी फ्लैश मेमोरी है। कैमरे में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी फ्लैश मेमोरी है। और फ्लैश मेमोरी में कितनी मेमोरी आती हैं, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, 3 मेमोरीज, 3 डिवाइसेस। कौन कौन सी, मेमोरी कार्ड एमसी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव पीडी और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इनमें से कौन सी नहीं है जरा बता दो। मेमोरी स्टिक कहें या मेमोरी ड्राइव कहें, है ना, या मेमोरी कार्ड कहें, एक ही बात है। पेन ड्राइव बिल्कुल है, एसडी कार्ड है, सिक्योर डिजिटल कार्ड, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, ये नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड फ्लैश मेमोरी इन 1984 व्हाइल वर्किंग फॉर तोशिबा। डैश ने तोशिबा के लिए काम करते हुए 1984 में फ्लैश मेमोरी का आविष्कार किया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर तो आपको एक ही मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको 3 नॉलेज मिलेंगी। क्या, फ्लैश मेमोरी का आविष्कार कब हुआ, 1984 में। कौन सी कंपनी ने फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया, आंसर है तोशिबा ने। लेकिन पर्सन कौन था फ्लैश मेमोरी को डेवलप करने वाला, तो आंसर है फ्यूजियो मैसियोको। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, फ्यूजियो मैसियोको ये रहे अंकल, ये कहलाते हैं फ्लैश मेमोरी के पापा। लेकिन अगर ईयर पूछें 1984 और अगर कंपनी पूछें तो शिबा, पर्सन का नाम पूछें, पापा पूछें तो फ्यूजियो मैसियोको। वेरी गुड। नेक्स्ट, टोटल डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रयुक्त कुल कितने नंबर होते हैं। हम जानते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज 0 से 15 होती है। इसका बेस कितना होता है, 16। क्या 16 गिवन है, जी हां। जैसे आप जानते हैं ऑक्टल मतलब 8, बाइनरी मतलब 2, डेसिमल मतलब 10, है ना, वैसे ही हेक्साडेसिमल का मतलब 16। नेटवर्किंग में हेक्साडेसिमल का प्रयोग कहां किया जाता है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, IPv6 प्रोटोकॉल हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होती है। IPv6 एड्रेस की बात करें, है ना, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक। दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम द फास्टेस्ट मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी का नाम बताइए, बताओ जल्दी से। कैशे, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप या रैम। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी इनमें से कौन सी है गाइस। तो हमने आपको क्या बताया है, फास्टेस्ट मेमोरी की जब भी बात होगी तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, रजिस्टर। मिल गया, मिल गया, लगा दो। रजिस्टर नहीं होता तो किस पे जाते, कैशे पर, फिर कैशे ढूंढते। अगर कैशे भी नहीं होता और रजिस्टर भी नहीं होता तो रैम हो जाता करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ। रजिस्टर किसका समूह है, रैम, बिट, फ्लिप फ्लॉप या कैशे। हम जानते हैं रजिस्टर किससे मिलकर बना होता है। रजिस्टर एक सीक्वेंशियल सर्किट है जो फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, द प्लेस वेयर बिट इज स्टोर्ड। वो जगह जहां पर बिट को स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। बिट का मतलब 0 1, वो जगह जहां पर 0 को या 1 को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, दैट प्लेस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following CPU register is used to store data
एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एएलयू। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर एएलयू द्वारा उत्पादित डेटा और मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखो यहां पर हमें बस क्या दिखाई दे रहा है, सीपीयू और रिजल्ट। सीपीयू का जो रिजल्ट है वो जहां पर दिखता है उसे बोलते हैं रजिस्टर। सीपीयू का रिजल्ट मतलब, एएलयू का रिजल्ट मतलब, जैसे आपने 2 + 3 लिखा तो कंप्यूटर उसको क्या आंसर दे देगा, 5। इस 5 को कंप्यूटर जहां पर स्टोर करेगा उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर क्या है, एक रजिस्टर। तो आंसर इज एक्यूमुलेटर या एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो याद रखने वाली बात क्या है कि जब कभी भी एएलयू के रिजल्ट की बात होगी सीपीयू में तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो जाएगा। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, 3, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, और मेमोरी यूनिट को ही क्या बोलते हैं, रजिस्टर। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस विच वाज फाउंडेड इन 1996। बताइए, डैश पहली वेब आधारित ईमेल सेवा थी जिसे 1996 में स्थापित किया गया था। तो पहली जो वेब बेस्ड सर्विस है उसका नाम क्या है, जीमेल, फायरफॉक्स, ओपेरा या हॉटमेल। करेक्ट आंसर है हॉटमेल। सबसे पहली जो वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है वो कब शुरू हुई, 1996 में। नाम क्या है, हॉटमेल। इसको बनाया किसने, मिस्टर समीर भाटिया ने। समीर भाटिया ने जब हॉटमेल बनाया उसके बाद में बिल गेट्स की नजर पड़ी, माइक्रोसॉफ्ट की नजर पड़ी हॉटमेल पर, और बिल गेट्स ने कहा यह तो बहुत बढ़िया चीज है। बिल गेट्स गए समीर भाटिया के पास और जाकर कहते हैं ये हॉटमेल मुझे दे दो ठाकुर। समीर भाटिया पिघल गए, इन्होंने कहा ले लीजिए, इतने खोखे मुझे दे दीजिएगा, मैं ये आपको दे दूंगा, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का काम ही यही है, खरीद लेना चीजें। तो समीर भाटिया से बिल गेट्स ने खरीद लिया हॉटमेल, और इसके बाद योगी जी के तरीके से इसका नामकरण बदल दिया, है ना, नाम चेंज कर दिया, और हॉटमेल का नाम क्या कर दिया, outlook.com। तो क्या क्या बातें याद रखनी है कि पहला वेब मेल सर्विस हॉटमेल है, हॉटमेल का नाम बदल के क्या हो गया, outlook.com माइक्रोसॉफ्ट का, और ये किसने डेवलप किया हॉटमेल, समीर भाटिया ने। ईयर बताइए, 1996। क्लियर। नेक्स्ट, द डैश इज अ टेम्परेरी फोल्डर दैट होल्ड्स योर आउटगोइंग ईमेल। डैश एक अस्थायी फोल्डर है जो आपके आउटगोइंग ईमेल को रखता है। जब आपने किसी को मेल भेजा, जब तक उसको मेल रिसीव नहीं होगा तब तक वो मेल कहां रहेगा, आउटबॉक्स में, स्पैम में, इंपॉर्टेंट में या ड्राफ्ट में। जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो मेल जाने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, उस दौरान मेल कहीं पर रुकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले का नेटवर्क सही नहीं होता तो भी रुक जाता है कुछ देर के लिए, या फिर सामने वाले का ईमेल आईडी फुल होती है तो भी वो मेल उसके पास नहीं पहुंच पाता, कुछ समय के लिए कहीं पर रुकता है, टेम्परेरी, अस्थायी रूप से, और उसे बोलते हैं आउटबॉक्स। समझ में आया। आउटबॉक्स वो जगह है जब आपने मेल सेंड कर दिया लेकिन अभी सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ है, तो वो कहां पर हमें टेम्परेरी मिलेगा, दैट इज इन दी आउटबॉक्स सेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ईमेल आईडी। ईमेल, जीमेल से बहुत क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है, ब्लैंक स्पेस, डॉट, न्यूमेरिक डिजिट्स या कैपिटल लेटर। तो ईमेल आईडी या जीमेल आईडी जब आप बनाते हैं तो क्या ब्लैंक स्पेस एक्सेप्टेड है, नहीं। डॉट एक्सेप्टेड है, हां। नंबर्स लिख सकते हैं, जी हां। कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, जी हां। यानी ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। यही पूछ रहा था क्या अलाउड नहीं है, तो आंसर होगा ब्लैंक स्पेस, स्पेस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ ईमेल्स
that can be sent through Gmail workspace account per day. Gmail वर्कस्पेस खाते के माध्यम से प्रतिदिन भेजे जा सकने वाले ईमेल की संख्या सीमा क्या है? जीमेल की अगर हम बात करें तो जीमेल में 24 घंटे में फ्री सेवा वाला जो जीमेल है ना, हम लोग जो जीमेल यूज करते हैं वो फ्री तो है ज्यादातर केस में, तो उसमें कितने मेल हम भेज सकते हैं 24 आवर्स में? 500 यानी 500। लेकिन अगर हम बात करेंगे जीमेल वर्कस्पेस की, जीमेल वर्कस्पेस क्या है? पेड सर्विस है जीमेल की। अब अगर हम पेड सर्विस लेते हैं जिसे जीमेल वर्कस्पेस बोला जाता है, तो यहां पर 24 घंटे में 2000 मेल भेजे जा सकते हैं। आंसर क्या होगा? 2000 मेल्स पर डे। फ्री होता तो 500, पेड होगा तो 2000। क्लियर है? और अगर यहां पर हमने मेल मर्ज का यूज कर लिया तो फिर 1500, है ना। तीन चीजें हैं, फ्री में 500 है, मेल मर्ज का यूज करते हुए 1500 है, और अगर पेड सर्विस का यूज कर लिया जीमेल वर्कस्पेस तो 2000 है। क्लियर? नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे माना जाता है? सुपर कंप्यूटर के पापा कौन है? जैक किल्बी, इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, जैक किल्बी। रे टॉमलिंसन? नहीं, ईमेल के पापा रे टॉमलिंसन। शिवा अय्यादुरई, भारत में ईमेल बनाने वाले शिवा अय्यादुरई। सीमर क्रे? यस, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, जिन्होंने क्रेवन सुपर कंप्यूटर भी बनाया है, दैट इज मिस्टर सीमर क्रे, है ना, याद रखिएगा। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस, इन दोनों ने मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया। रे टॉमलिंसन ईमेल, भारत में ईमेल बनाने वाले शिवा अय्यादुरई, और सीमर क्रे किसके हो गए? सुपर कंप्यूटर के पापा। यस। नेक्स्ट, विच इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? बहुत आसान है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। परम 8000 इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। लेकिन परम 8000 अगर ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या होगा? परम पद्मा होगा, है ना। परम 8000 आया लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर इसके बाद परम पद्मा आया जो कि सक्सेसफुल भी रहा, तो कई बार इसको भी पहला माना जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में परम 8000 है तो ये होगा, और अगर ये नहीं है तो परम पद्मा होगा, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच सुपर कंप्यूटर हैज बिकम द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? हम जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, टेराफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप, है ना, इस तरीके से। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? एरावत, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन, दैट इज एरावत, भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर। व्हाट इज द मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ एल कैपिटन सुपर कंप्यूटर? एल कैपिटन जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया एल कैपिटन, और इसकी स्पीड कितनी है ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 1.742 एक्साफ्लॉप, 1.742 एक्साफ्लॉप स्पीड अचीव्ड बाय एल कैपिटन। लिवरमोर लैब न्यू सुपर कंप्यूटर, है ना, कहा किस लैब में इसको बनाया गया? लिवरमोर लैब में इसको डेवलप किया गया अमेरिका के द्वारा। एल कैपिटन दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, द डैश टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रीविजिट अ वेबसाइट। इस तकनीक का उपयोग उस उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है जो किसी वेबसाइट पर दोबारा जाता है। तो अगर कोई यूजर बार बार वेबसाइट पर जा रहा है, कैसे पता चलेगा? उसका यूजर नेम, पासवर्ड, है ना, स्टोर कर लिया जाता है। कई बार वो क्या सर्च कर रहा है ये भी स्टोर कर लिया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कुकीज। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कुकीज वो एक टेक्निक है, वो एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा यूजर वेबसाइट पर रुका, कितनी देर रुका,
उसने कहां पर क्लिक किया, उसने कौन सी शॉपिंग करी, दैट इज वाया कुकीज। कुकीज भेजता कौन है, सर्वर। कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं, ब्राउजर या क्लाइंट में। याद है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, द इंटरनेट कुकी और एचटीटीपी कुकी वॉज इन्वेंटेड इन 1994 बाय। कह रहे कुकीज की अगर बात करें तो इसे इंटरनेट कुकीज भी बोलते हैं या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कुकीज भी बोला जाता है। कुकीज कब बनाई गई, 1994 में, और किसके द्वारा डेवलप की गई, तो आंसर है लो मॉन्टुली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। ये हैं कुकीज के पापा लो मॉन्टिली। विंडसर्फ इंटरनेट के फाउंडर, टिम बर्नर्स-ली एचटीटीपी एचटीएमएल के फाउंडर, जॉन मैककार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर। नेक्स्ट, दिस इज एन इंटरनेट सर्च इंजन दैट एम्फसाइज प्रोटेक्टिंग सर्चेस प्राइवेसी। बताइए, यह देखो सर्च इंजन या ब्राउजर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। इंटरनेट टॉपिक में आता है सर्च इंजन और ब्राउजर, और यहां से क्वेश्चन बनेंगे। यह एक इंटरनेट सर्च इंजन है जो खोजकर्ताओं की गोपनीयता की सुरक्षा पर जोर देता है। ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो प्राइवेसी पर फोकस करता है, बिंग, याहू, डकडकगो या येंडेक्स। करेक्ट आंसर है डकडकगो, जो कि एनोनिमस तौर पे काम करता है, छुपकर काम करता है, चीजों को हाइड रखता है, प्राइवेट रखता है, कि जो भी हम सर्च करेंगे उसको कोई देख नहीं पाएगा, है ना। ये कहना है किसका, डकडकगो का। सो द करेक्ट आंसर इज डकडकगो। टॉर ब्राउजर के साथ में यूज होता है डकडकगो का। नेक्स्ट, डैश इज द नंबर 1 सर्च इंजन इन साउथ कोरिया फॉर आउटपेसिंग गूगल लोकली। दक्षिण कोरिया में यूज होने वाला सर्च इंजन कौन सा है, नाम बताइए। मालूम होना चाहिए आपको, साउथ कोरिया का बहुत फेमस सर्च इंजन, दैट इज कॉल्ड नेवर। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, चाइना का बेड़ू, क्वेश्चन आंसर वाला ask.com, और साउथ कोरिया का दैट इज नेवर। याद रहेगा ना। तो नेवर दक्षिण कोरिया में नंबर 1 खोज इंजन है, सर्च इंजन है, जो स्थानीय स्तर पर गूगल से कई अधिक फेमस है। यानी साउथ कोरिया में गूगल यूज नहीं किया जाता, वहां पर किसका यूज किया जाता है, नेवर का। समझ गए ना आप। नेक्स्ट, डैश इज अ सर्च इंजन बेस्ड इन बर्लिन या जर्मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी। जर्मनी यानी बर्लिन में इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन का नाम बताइए। इकोशिया, बिंग, डकडकगो या वोल्फ्राम अल्फा। एंड द करेक्ट आंसर इज इकोशिया। कहां यूज होता है, बर्लिन जर्मनी में इसका यूज किया जाता है। और इसके यूज के पीछे बड़ी अच्छी चीज भी है कि बर्लिन ने कहा है, जर्मनी का कहना है कि अगर आपने इकोशिया का इस्तेमाल किया और इकोशिया का इस्तेमाल करने पर जो प्रॉफिट होगा कंपनी में, उस प्रॉफिट से कंपनी क्या करेगी, ग्रीनरी की सुरक्षा करेगी, यानी एनवायरमेंट की सुरक्षा करेगी, वातावरण की सुरक्षा करेगी, पेड़ लगाएगी, कमाई से जो भी हो रहा है, या पूरा जितना भी वातावरण है उसको स्वच्छ रखने में मदद करेगी, एनवायरमेंट क्लीन करने में मदद करेगी। ऐसा कंपनी का कहना है। तो याद रखिएगा, बर्लिन जर्मनी में बना हुआ सर्च इंजन दैट इज इकोशिया, जो कि ग्रीनरी को बढ़ावा दे रही है, दैट इज इकोशिया। कई बार एग्जाम में यह भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो ग्रीनरी प्रोटेक्शन या ट्रीज प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, इनकम उसकी। तो आंसर होगा दैट इज इकोशिया। क्लियर है। वोल्फ्राम अल्फा ये भी सर्च इंजन ही है। यस, इकोशिया, बिंग, डकडकगो सब सर्च इंजन है आपके। नेम द फर्स्ट प्राइवेट सर्च इंजन हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया इन 2021। 2021 में भारत में विकसित किए गए पहले निजी सर्च इंजन यानी खोज इंजन का नाम बताइए। तो क्या भारत ने भी सर्च इंजन डेवलप कर लिया है? जी हां, 2021 में सिर्फ डेवलप ही नहीं किया बल्कि प्राइवेट सर्च इंजन डेवलप किया है ना। जैसे अभी आप लोगों ने देखा ना, डकडकगो प्राइवेट सर्च इंजन है, वैसे ही इंडिया ने भी प्राइवेट सर्च इंजन डेवलप किया है, दैट इज कॉल्ड क्यूमामो। क्या नाम है इसका? क्यूमामो। तो इंडिया के केस में नाम क्या होगा? क्यूमामो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसा है? प्राइवेट सर्च इंजन है, एनोनिमस तौर पे,
है ना, छुपा लेता है चीजों को, जो हम सर्च करेंगे उसको हिडन रखेगा, ये खासियत है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर की गति को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए। बाय यूजिंग लार्जर साइज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का साइज बढ़ा के, बाय इंक्रीजिंग द मेमोरी साइज ऑफ रैम, रैम का साइज बढ़ा के, फर्मवेयर को अपडेट करके, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके। क्या होगा, अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़े तो हम जनरली क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रैम लगा लेते हैं, रैम के साइज को बढ़ा देते हैं। तो आंसर क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द मेमोरी साइज ऑफ रैम वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की गति बढ़ाने के क्या तरीके हैं, या तो आप जीपीयू का यूज करिए, ग्राफिक कार्ड का यूज करिए, है ना, या फिर इसकी इंटरनल मेमोरी को इंक्रीज कर लीजिए, रैम को इंक्रीज कर लीजिए, यही तो तरीका है। प्रोसेसर बढ़िया होना चाहिए, है ना, तभी स्पीड बढ़ेगी। रैम को इंक्रीज करिए या जीपीयू लगा लीजिए, दैट इज द बेस्ट वे। ग्राफिक कार्ड का यूज कर लीजिए। यस, नेक्स्ट, नाउअडेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीवी इज यूजिंग, कह रहा आजकल निम्नलिखित में से किस आईपीवी का प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन कितने होते हैं, 2, IPv4 और IPv6, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जो कि 32 बिट यानी 32 बिट का होता है, और IPv6 128 बिट का, 128 बिट का, और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। याद है ना। अब मुझे यह बता दो फटाफट कि आईपी एड्रेस OSI मॉडल में किस लेयर पर काम करता है, बताइए। आईपी एड्रेस वर्क्स इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल, वेरी गुड, द आंसर इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पर काम करने वाली डिवाइस कौन सी है, ये बताओ। वेरी गुड, दैट इज राउटर, है ना, राउटर काम करता है नेटवर्क लेयर पे। अच्छा, अगर आईपी एड्रेस की जगह पर मैक एड्रेस होता तो मुझे बताओ फटाफट कि मैक एड्रेस OSI मॉडल पर किस लेयर पे काम करता है। वेरी गुड, सेकेंड लेयर, डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक लेयर पर कौन कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं, जल्दी से बताइए। 3 डिवाइसेस, वेरी गुड, कौन कौन सी, स्विच, ब्रिज और मॉडेम, बहुत बढ़िया। ऐसी कौन सी लेयर है OSI मॉडल में जो हार्ट ऑफ द OSI मॉडल है, जिसे हम OSI मॉडल का दिल बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, बहुत बढ़िया। अब मुझे यह बताइए कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर कितनी प्रोटोकॉल्स आती है, इंपॉर्टेंट वाली 2, बिल्कुल सही, कौन कौन सी, TCP और UDP। TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP कैसी प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड, और UDP कैसी है, कनेक्शन लेस। याद रहेगा ना, वेरी गुड, आगे बढ़िए। ऑप्टिकल डिस्क स्टोर डेटा यूजिंग विच टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है CD या DVD। CD DVD को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क किस तकनीक का उपयोग करता है, बताइए। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, पिट्स एंड लैंड्स, कैपेसिटर चार्जिंग, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। करेक्ट आंसर आप जानते होंगे, जो CD या DVD है वो किस पर काम करती है, पिट्स एंड लैंड्स पर काम करती है। किस पर काम करती है दोस्तों, पिट्स एंड लैंड। क्या मतलब है इसका, आप देखिए ये जो सिग्नल बन रहा है इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है दैट इज कॉल्ड लैंड, और जो नीचे वाला हिस्सा आ रहा है दैट इज कॉल्ड पिट। यानी पिट आर नॉन रिफ्लेक्टिव एरियाज, जो प्लेन एरियाज आपको दिख रहे हैं वो पिट है। लैंड आर दी फ्लैट रिफ्लेक्टिव एरियाज, जो उठे हुए एरियाज दिख रहे हैं, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड, जिसे फ्लैट रिफ्लेक्टिव एरिया भी बोलते हैं। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन साइबर सिक्योरिटी रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ, कह रहे साइबर सुरक्षा में रैंसमवेयर किसका प्रकार है, इंक्रिप्शन का, डिक्रिप्शन का, प्रोटेक्शन का, या सिक्योरिटी का। हम जानते हैं रैंसमवेयर एक प्रकार का अटैक होता है ना, जिसमें रिश्वत मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, और फाइल्स और फोल्डर्स को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो रैंसमवेयर में हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट, यानी इंक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर।
लेकिन एक बार फिरौती की रकम मिल जाती है अटैकर्स को तो फिर वो फाइल को डिक्रिप्ट कर देते हैं। लेकिन होगा क्या आंसर, रैंसमवेयर क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है। तो योर फाइल्स आर इनक्रिप्टेड, आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दिया गया है। अगर खुलवाना चाहते हैं तो इतने बिटकॉइन ट्रांसफर करिए। तो यहां पर जो ट्रांसफर करने के लिए बोला जाता है ना वो बिटकॉइंस है। क्यों? अगर अकाउंट नंबर दे देंगे तो वो पकड़ में आ जाएगा कि किसने किया है ना, फिर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। इसलिए वो क्या देता है, बिटकॉइन का लिंक दे देता है। और बिटकॉइन आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिप्टो करेंसी में ये पता ही नहीं चलता कि मालिक कौन है ना, किसका ये लिंक है, पैसे ये बिटकॉइन कहां ट्रांसफर होते हैं, पता ही नहीं चलता है उसका, है ना, डिसेंट्रलाइज्ड है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन एमएस एक्सेल? सेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सेम विथ सेम ऑप्शंस। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? सम, एवीजी, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्स या मिन। हम जानते हैं एक्सेल में एवीजी नहीं होता है, पूरा एवरेज लिखा जाता है। तो एवीजी इज नॉट द वैलिड फंक्शन, जबकि इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज। अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो पूरा लिखेंगे एवरेज, AVERAGE। फिर जो भी हमारी सेल्स होंगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसका एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? तो सम है, मैक्स भी है, मिन भी है, लेकिन एवीजी की जगह पर पूरा एवरेज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिप्टो करेंसी के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी यानी जैसे बिटकॉइन, और इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? ब्लॉकचेन। सो द करेक्ट आंसर इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब यही आपकी क्रिप्टो करेंसी को प्रोसेस करता है ब्लॉक्स के फॉर्मेट में, है ना। अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जिनको जोड़ा जाता है और तब जाकर हमारी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी तैयार होती है। नेक्स्ट, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन ऑफ दिस नंबर। फटाफट करिए, इस नंबर का डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा? बाइनरी नंबर आपको दिया गया है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस बाइनरी नंबर को लिखेंगे। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32। ये नंबर कैसे आया मालूम है ना आपको? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में और प्लस कर देंगे। तो वंस यू मल्टीप्लाई एंड प्लस, तो जीरो वाली चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो 32, 16 0 जा 0, 8 1 जा 8, 4 0 जा 0, 2 1 जा 2 और 1 0 जा 0। प्लस करेंगे तो आंसर आ गया, दैट इज 42। बल्ले बल्ले, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। लगा दो। क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर that alert the regular functionality of an operating system, takes full control on the targeted system। यानी यह एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की नियमित कार्यक्षमता को बदल देता है, लक्षित सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण ले लेता है। यानी पूर्ण नियंत्रण का मतलब कि आपका कंप्यूटर है और आप ही लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आपका फेसबुक अकाउंट है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूसरा लॉगिन कर चुका है, हैक हो गया, तो यानी एडमिन राइट्स को ले लिया गया और इसे बोला जाता है रूट किट। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही किया आपने विचार, द आंसर इज रूट किट। वायरस क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर क्वेश्चन में दिया होता ऐसा कौन सा मैलवेयर है या ऐसा कौन सा मैलवेयर सॉफ्टवेयर है जो रेप्लिकेट करता है, वायरस होगा। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, फुल फॉर्म। स्पाईवेयर क्या होता है? जो मॉनिटर करता है चीजों को, ऑब्जर्व करता है, देखता है, वो स्पाईवेयर हो गया। ट्रोजन हॉर्स का मतलब दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, जो अपने आप को शरीफ दिखाए लेकिन होना, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। पहले ट्रोजन हॉर्स का नाम एनिमल। वेरी गुड। नेक्स्ट, What is the function of an interrupt in a computer system? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। कंप्यूटर सिस्टम में इंटरप्ट का कार्य क्या होता है? इंटरप्ट का मतलब होता है
रोकना एक तरीके से, है ना, कुछ बाधा क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। तो कंप्यूटर में बाधा कब उत्पन्न होती है, सोच के देखो। मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं। आपकी मोबाइल फोन में बाधा कब उपलब्ध होती है, कब आती है बाधा, इंटरप्ट कब आता है? जब आप फोन कर रहे हैं, है ना, और घर वाले ने छीन लिया, तब आती है? नहीं, तब आती है, क्योंकि छीनने तो आप देंगे नहीं, है ना। तब आती है जब आप अपने मोबाइल फोन पे काम कर रहे होते हैं और बैटरी डाउन हो जाती है, तो आता है कि बैटरी आपकी मरने वाली है ना, अब कृपया चार्जिंग पे लगा लीजिए। आता है ना मैसेज, कनेक्ट कर लो, टिंग टिंग बोलती रहती है ना, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी कम हो जाता है ना, ब्राइटनेस भी कम हो जाती है उसकी। तो यानी इंटरप्ट का मतलब बाधा, और ये ऐसी बाधा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, है ना, तो वहां पर क्या आता है कि कनेक्ट बैटरी से इसको अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम को चार्जिंग से कनेक्ट कर लीजिए, चार्जर लगा लीजिए, है ना, 20% बची है, देखा है ना ऐसा मैसेज, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। यानी टू इंक्रीज द साइज ऑफ रैम नहीं, टू परमानेंटली स्टोर डेटा नहीं, टू सिग्नल द सीपीयू टू स्टॉप इट्स करंट टास्क एंड सर्विस अ रिक्वेस्ट, जी हां, टू रिड्यूस द क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, जी नहीं। यानी आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर 3, टू सिग्नल द सीपीयू। इंटरप्ट क्या करता है, सीपीयू को सिग्नल देता है कि अपने काम को रोक दो क्योंकि बैटरी मरने वाली है, एंड सर्विस एज अ रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्विस के लिए कि यूजर मैं हाथ जोड़ता हूं कि मुझे आप चार्जर से कनेक्ट कर लो वरना मैं मर जाऊंगा, है ना, मैं बैठ जाऊंगा, तो मुझे चार्जिंग से लगा लो, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। वेरी गुड। अब ये इंटरप्ट दो तरीके के होते हैं, याद रखिएगा, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब जब हार्डवेयर आपका काम करना बंद कर जाता है, वो काफी पुरानी मशीनरी हो गई, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। और सॉफ्टवेयर का मतलब वही चार्जिंग से आप लगा लीजिए, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज्ड टू कंबाइन यानी कॉन्केटिनेट सेल इन एक्सेल। एक्सेल में कोशिकाओं यानी सेल को संयोजित यानी कनेक्ट करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? और आप जानते हैं कि एक्सेल में अगर हमें क्या करना है, जोड़ना है, कॉन्केटिनेट करना है सेल्स को, तो हम एम्परसैंड यानी एंड सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, बहुत फेमस है। अगर पूछें सेल रेफरेंसिंग के लिए किसका यूज होता है, तो आंसर होगा डॉलर सिंबल का। और सेल रेफरेंसिंग कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की, राम, जय श्री राम, रेफरेंस ए से, और मिक्स्ड और एब्सोल्यूट, है ना। कितनी है? 3, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव मतलब ऐसी सेल रेफरेंसिंग जिसमें कोई भी डॉलर का यूज नहीं है, जैसे A1। एब्सोल्यूट का मतलब जिसमें $2 लगे हुए हैं, $A, $1 एब्सोल्यूट। और मिक्स्ड का मतलब $1 या तो रो के साथ या तो कॉलम के साथ, यानी $A या $1, है ना, $A1 या $1, ये मिक्स्ड हो गया। लेकिन कॉन्केटिनेट में किसका यूज होगा? एम्परसैंड का। अगर एक्सेल में कोई एरर आएगी तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? हैश, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द एरर। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी? सर्वथिक वास्तविकता क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ये पार्ट है ना, AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? जो रियल वर्ल्ड का महसूस करवाए। जैसे अभी मैं दूर बैठकर आपको लेक्चर दे रहा हूं, सोचिए डिजिटल चीजों की मदद से मैं आपके रूम में आ जाऊं, है ना, आपको ऐसा लगे कि सर तो इसी कमरे में बैठे हुए हैं, हमारे वाले रूम में ही हैं, और ये पॉसिबल है। हां, ऑगमेंटेड रियलिटी इसी को तो बोलते हैं, यानी रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होना। अ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट अ कंप्लीटली वर्चुअल वर्ल्ड नहीं, अ टेक्नोलॉजी दैट ओवरले डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑनटू द रियल वर्ल्ड। जी हां, जो रियल वर्ल्ड जैसा फील करवाए वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। नहीं समझ में आया? आइए इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, अब समझ में जरूर आएगा। देखो, अगर आप गेम खेलने के शौकीन होंगे तो आपने पोकेमॉन गो ये गेम खेला होगा, है ना, जहां आपको लगता है कि हम उसी जगह पर हैं
जहां ये गेम चल रहा है ना, गोलियां चलाते हैं, आपको लगता है मैं ही हूं, मैं ही भाग रहा हूं, ऑगमेंटेड रियलिटी। दूसरा एग्जाम्पल, लेंस कार्ट। अगर आपने स्पेक्स कभी लेंस कार्ट से खरीदा हो ऑनलाइन, है ना, तो आपने देखा होगा यहां पर क्या करते हैं, जब आप ऑनलाइन जाइए तो आपकी पहले पूरे फेस को स्कैन करेगी एप्लीकेशन, और फिर आपका फेस वहां पर आ जाएगा, कैमरा ओपन हो जाएगा, और जो स्पेक आप चूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, है ना, और आप देख पाएंगे कि ये स्पेक सही है हमारे फेस पर या नहीं, कौन सा बेटर है आपके फेस के अकॉर्डिंग, फेस साइज के अकॉर्डिंग, है ना, तो वो सजेस्ट कर देगा आपको। दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। तीसरा एग्जाम्पल, शायद आपने कभी कोई परचेज किया हो, कोई एक आइटम ऑनलाइन, है ना, आप करते ही रहते, तो आपने अगर कभी फर्नीचर पर परचेज किया हो तो वो आपको कहेगा अच्छा स्कैन करके एक बार देख भी लो कि जहां वो फर्नीचर रखने जा रहे हैं क्या वो सही लगेगा उस जगह पर, है ना, वो ये फंक्शनैलिटी भी देता है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या एमएस एक्सेस? एमएस ऑफिस के अंदर आता है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस भी। ये एमएस एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्राथमिक कार्य क्या होता है? डेटाबेस क्रिएट करना, या डेटाबेस को मैनेज करना, या रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? डेटाबेस। पढ़ो। वर्ड प्रोसेसिंग एंड टेक्स्ट एडिटिंग? नहीं। डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन? नहीं। डेटाबेस मैनेजमेंट एंड क्रिएशन? जी हां। इमेज एडिटिंग? नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज डेटाबेस मैनेजमेंट एंड क्रिएशन। नेक्स्ट, वायरलेस यूएसबी यूज्ड इन विच नेटवर्क? यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, आप जानते। वायरलेस यूएसबी का मतलब, आपने कभी वायरलेस कीबोर्ड यूज किए या वायरलेस माउस, है ना, जैसे आप देखिए ये कीबोर्ड है तो वायरलेस है, ये माउस है तो ये वायरलेस माउस यूज हो रहा है। तो अब ये जितनी भी वायरलेस वाली चीजें हैं, क्या इसमें यूएसबी कनेक्टेड होती है? जी हां, पोर्ट में एक यूएसबी लगी होती है ना, उसी के थ्रू वायरलेस काम करती हैं ये डिवाइसेस। तो इसे हम किस नेटवर्क में रखेंगे? वायरलेस माउस हो या वायरलेस कीबोर्ड? पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन। और पैन का IEEE स्टैंडर्ड क्या है जरा बताइए मुझे। व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर पैन? वेरी गुड, याद है ना, 15 रुपए का पान, प्रीवियस सेशन में बताया था आपको। IEEE 802.15, वाईफाई के लिए 802.11, ईथरनेट के लिए 802.3, बस में कितने टायर? 4, ऐसे याद रखना है। तो 802.4 टोकन बस। टोकन रिंग का मतलब कितनी अंगूठी पहनेंगे, कितने फिंगर्स में? 5 में। तो 802.5 दैट इज टोकन रिंग। रिंग से याद करना है ना, 5 फिंगर्स में अंगूठी, 5 उंगलियों में, है ना, इस तरीके से। तो दैट इज टोकन रिंग। याद है ना? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। वेरी गुड। नेक्स्ट, एप्पल एआई इज कॉल्ड। एप्पल एआई को क्या कहा जाता है? एप्पल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका नाम बताइए। बहुत आसान, अमेजॉन का एलेक्सा है, और एप्पल का क्या है? सिरी है। माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है, गूगल का गूगल असिस्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिरी। तो एप्पल एआई इज कॉल्ड सिरी, माइक्रोसॉफ्ट एआई इज कॉल्ड कोर्टाना, Amazon AI is called Alexa and Google AI is called Google Assistant. याद रखिएगा सारे नाम। In MS Word, insert footnote appear on dash tab. MS Word में insert footnote किस टैब में दिखाई देता है? बताओ। insert footnote, इसको कैसे याद कराया था मैंने? footnote नहीं, फुट में लगी चोट। अगर चोट लगती है तो कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है? रेफर। एक काम करो, पहले टेस्टिंग करवा के लाओ फिर बताएंगे। तो रेफर कर देगा कि वहां चले जाओ टेस्टिंग के लिए। रेफर का मतलब रेफरेंस। रेफरेंस दिया है हां, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट वन। तो एमएस वर्ड में फुटनोट का ऑप्शन कैसे मिलेगा? रेफरेंस के अंदर। जब आप रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट एंड नोट, फुट नोट, है ना, ये सब यही मिलता है रेफरेंस के अंदर ही। वेरी गुड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द नेम ऑफ द जनरेशन
दैट यूज सीडी रोम फॉर द फर्स्ट टाइम। उस पीढ़ी का नाम बताइए, उस जनरेशन का नाम बताइए जिसने पहली बार सीडी रोम का उपयोग किया। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, फिफ्थ जनरेशन। कभी भी सीडी रोम की बात होगी तो आंसर क्या होगा? फिफ्थ जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग होगा, फर्स्ट जनरेशन। टाइम आ गया, रियल टाइम। नेटवर्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग। तो 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है, यानी फोर्थ जनरेशन। ठीक, समझ में आ रहा है ना, याद हो रहे हैं ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर मेमोरी यूनिट हाफ बाइट इज कॉल्ड। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। हाफ बाइट का मतलब 4 बिट, और 4 बिट को क्या बोलते हैं? निबल। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। देखो ध्यान से, कह रहा है 1 बाइट में 8 बिट होती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाफ बाइट। हाफ का मतलब 8 का आधा क्या होगा? 4। अब 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट है, तो 4 बिट बराबर क्या होगा? 1 निबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? निबल। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। और बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी डिजिट। और बिट के बाद क्या आता है? निबल। फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, है ना? इस तरीके से होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, among these secondary storage devices यानी SSD which is fastest। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात हो रही है, सॉलिड स्टेट ड्राइव की नहीं, है ना? वो SSD अलग होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो हार्ड डिस्क से बेटर होती है ना? दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहां क्या पूछ रहे हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब बिल्कुल सही, CD, DVD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, है ना, या SSD, ये सब आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ही कहलाती हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सी फास्टेस्ट SSD है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? मैग्नेटिक डिस्क, SSD, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? तो हम जानते हैं SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव इज द फास्टेस्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क से कई ज्यादा तेज SSD होती है, और SSD कैसी है? फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है ना, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD। वेरी गुड। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन शॉर्टकट टू रिफ्रेश अ वेब पेज। वेब पेज को रिफ्रेश करने की सबसे आम शॉर्टकट क्या है? प्रीवियस सेशंस में पूछा गया क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? बहुत आसान, दैट इज Ctrl+R के द्वारा हम रिफ्रेश कर लेते हैं वेब पेज को। लेकिन इसकी 2 होती हैं शॉर्टकट की, याद रखिएगा। रिफ्रेश अगर कहा जाए तो आंसर होगा Ctrl+R, लेकिन अगर हार्ड रिफ्रेश कहा जाए तो आंसर होगा Ctrl+F5 या Ctrl+Shift+R। अगर सिर्फ रिफ्रेश दिया हो तो Ctrl+R, है ना, या फिर F5 भी आप प्रेस कर देते हैं रिफ्रेश करने के लिए। लेकिन अगर हार्ड रिफ्रेश मेंशन हो तो कंट्रोल के साथ F5 करना होगा या Ctrl+Shift+R करना होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? कैशे, SSD, DVD या रैम? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया तभी तो आंसर करेंगे, है ना, वरना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करेंगे या जय माता दी करके लगा देंगे। यस, तो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम का मतलब होता है जिसमें से डेटा को निकालना काफी तेज हो, यानी फास्टेस्ट मेमोरी पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो आप जानते हैं फास्टेस्ट मेमोरी क्या रजिस्टर है ऑप्शन में? नहीं। अगर रजिस्टर नहीं है तो आंसर क्या होगा? कैशे मेमोरी। जी हां, लगा दो। और अगर यह भी नहीं होता तो क्या होता? रैम। बिल्कुल सही। अनफिनिश्ड ईमेल इन आउटलुक आर सेव्ड इन डैश। आउटलुक में अधूरे ईमेल किसमें सहेजे जाते हैं? जल्दी से बताइए। अनफिनिश्ड ईमेल इन आउटलुक आर सेव्ड इन, या ईमेल की बात करें या जीमेल की बात करें या आउटलुक में बात करें, बात तो एक ही है।
अनफिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि आपने मेल अभी पूरा नहीं लिखा है, अनफिनिश्ड है, लिखते लिखते बंद कर दिया आपने कहा चलो बाकी का मेल कल लिखेंगे, आज इतना ही लिखते हैं। अब वो कहां पर सेव होगा? ड्राफ्ट में, यानी ड्राफ्ट फोल्डर इज दी राइट वन। या आपने मेल लिख लिया भेजा नहीं है तो भी ड्राफ्ट में होगा, या अभी पूरा लिखा ही नहीं है तो भी ड्राफ्ट में ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच फीचर ऑफ MS Excel इज यूज्ड टू ऑटोमेट द डेटा एंटर्ड इन अ डिफाइंड सीक्वेंस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी सुविधा एक निर्धारित अनुक्रम में दर्ज डेटा को स्वचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ ऐसी चीज है जो अपने आप काम करे ऑटोमेट तरीके से? मैक्रोस तो नहीं है ना, ये है ऑटोफिल फीचर, जो सीक्वेंस से चीजों को ऑटोमेटिक फिल कर दे। कैसे? जरा ध्यान दो। यहां पर आपने लिखा 1 जनवरी 2021 पहले सेल में, अगर आप उसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा? 1/2/2021, 1/3/2021, 1/4/2021, है ना, अपने आप आ जाएगा। किया है ना आपने MS Excel में ऐसा कुछ ड्रैग करने वाला काम? तो ये क्या है? ये ऑटोफिल फीचर है। जैसे आपने लिखा मंडे लिख के आपने ड्रैग कर दिया सेल को, तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेट द डेटा एंटर्ड इन अ डिफाइंड सीक्वेंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोफिल सुविधा एक निर्धारित अनुक्रम में दर्ज डेटा को स्वचालित करने के लिए उपयोग की जाती है। वेरी गुड। नेक्स्ट, द क्लॉक स्पीड ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर टिपिकली मेजर्ड इन? कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड, माइक्रो प्रोसेसर कहें, प्रोसेसर कहें या सीपीयू कहें, है ना, बात एक ही है। सीपीयू की स्पीड को किसमें नापा जाता है, या माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापा जाता है? आरपीएम, पीपीएम, गीगाहर्ट्ज या जीबीपीएस? करेक्ट आंसर है हर्ट्ज में। सीपीयू की स्पीड को हर्ट्ज में नापते हैं। गीगाहर्ट्ज हो सकता है, मेगाहर्ट्ज हो सकता है। क्या ऐसा कुछ दिया है? जी हां, गीगाहर्ट्ज दिया हुआ, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट वन। बाकी ऑप्शंस देखिए। कह रहे सीपीयू की स्पीड तो हर्ट्ज में हो गई, 3.5 गीगाहर्ट्ज, 5.0 गीगाहर्ट्ज, है ना, इस तरीके से। आरपीएम किसकी स्पीड होती है? हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें नापते हैं? आरपीएम में, रेवोल्यूशंस पर मिनट में। पीपीएम किसकी स्पीड होती है? प्रिंटर की, थर्मल, इंकजेट, लेजर प्रिंटर, है ना, इसकी स्पीड किसमें होती है? पीपीएम, पेजेस पर मिनट। और प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन होता है उसको किसमें नापते हैं? डीपीआई, डॉट पर इंचेस, मालूम है ना। दी क्वालिटी या रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर की क्वालिटी, गुणवत्ता को किसमें नापते हैं? डीपीआई, डॉट पर इंचेस में। जीबीपीएस, इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट की स्पीड को किसमें नापते हैं? एमबीपीएस, जीबीपीएस, इस तरीके से, बिट पर सेकेंड में। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनवैलिड अमंग दीज? इनमें से कौन सा कथन अमान्य है? बताइए। रजिस्टर इज स्मॉल इन साइज। क्या रजिस्टर छोटी मेमोरी होती है? जी हां, बिल्कुल छोटी सी होती है सीपीयू के अंदर। रजिस्टर इज परमानेंट स्टोरेज। क्या रजिस्टर परमानेंट है? नहीं, टेम्परेरी है ना। रजिस्टर जो है वो परमानेंट मेमोरी थोड़ी ना है, वोलाटाइल है, टेम्परेरी है, तो ये गलत हो गया। आगे देखते। रजिस्टर होल्ड इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज, एड्रेस और डेटा। क्या रजिस्टर मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं? जी हां। एड्रेस होता है? हां। डेटा होता है? जी हां। रजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू रजिस्टर। क्या रजिस्टर को सीपीयू रजिस्टर भी बोलते हैं? यस, क्योंकि सीपीयू के अंदर होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सीपीयू रजिस्टर, और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी है। तो करेक्ट आंसर क्या है? इनवैलिड, अमान्य स्टेटमेंट कौन सा है? दूसरा वाला, रजिस्टर इज परमानेंट स्टोरेज, जबकि सही क्या होता? रजिस्टर इज अ टेम्परेरी स्टोरेज। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए आपको पता है ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डैश ओनली अलाउज अ सिंगल डिवाइस एट अ टाइम टू एक्सेस द ईमेल, डैश अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस एट अ टाइम टू एक्सेस द रीड एंड
अवेलेबल मेल्स, यानी डैश एक समय में केवल एक डिवाइस में मेल को एक्सेस कर सकता है और डैश एक समय में कई डिवाइसेस में मेल को एक्सेस कर सकता है। जानते हैं आप, एक डिवाइस की बात होगी तो POP3 होगा और कई सारी डिवाइसेस की बात होगी तो IMAP होगा, यानी POP3 और IMAP यानी सेकंड हो जाएगा करेक्ट जवाब। वेरी गुड। अगला देखो, विच मेमोरी इज वेरी क्लोज टू CPU? कौन सी ऐसी मेमोरी है जो CPU के बेहद करीब है? आंसर होगा कैशे मेमोरी। CPU के बेहद करीब कौन सी है? आपने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना, जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था, पहले वाला क्वेश्चन, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, कि ये बताइए कि CPU यानी प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी होती है? तो आपने कहा था कैशे होती है। याद आया ना, कैशे मेमोरी रिलाइज बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी, CPU एंड द मेन मेमोरी के बीच, यानी CPU के सबसे क्लोज जो मेमोरी है वो कैशे है। कैशे ऑप्शन में ही नहीं है। अब अगर कैशे नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? रैम, यानी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दिया है क्या? यस, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। तो क्लोज के केस में सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? कैशे। मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो प्राइमरी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड रैम। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए CPU के अंदर कौन सी मेमोरी होती है, तो आंसर क्या होगा? रजिस्टर। इनसाइड दी CPU के अंदर, तो आंसर हो जाएगा रजिस्टर। क्लोज अगर पूछा जाएगा तो कैशे या प्राइमरी मेमोरी या रैम। नेक्स्ट, विच चिप एक्ट एज अ क्लॉक टू कीप द करेंट डेट एंड टाइम? बताइए, कौन सी चिप वर्तमान दिनांक और समय को रखने के लिए घड़ी के रूप में कार्य करती है? बताओ। CMOS, DV रैम, रैम या रोम? आप जानते हैं करंट डेट और टाइम को रखने वाली जो मेमोरी है वो CMOS है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और इसी में आपका डेट और टाइम रहता है। डेट और टाइम को मैनेज करने वाली क्या होती है? CMOS होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के लैपटॉप में काम करता है या एप्पल के डेस्कटॉप पे काम करता है, दैट इज मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, या कई बार इसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो कह रहा है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन कौन सा है? वेंचुरा, मॉन्टेरी, बिग सर या सिक्योशिया? वैसे तो ये सारे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ही वर्जन है, चाहे वेंचुरा हो, मॉन्टेरी हो, बिग सर हो या सिक्योशिया हो, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज कॉल्ड, बताइए, लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सिक्योशिया, जिसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 15 भी बोला जाता है, दैट इज सिक्योशिया। कब आया? 16 सितंबर 2024 में। दैट इज द लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योशिया। नेक्स्ट, नेम द लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च्ड ऑन डेटेड 16 फरवरी 2024। यानी अगर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट पूछें तो आंसर क्या होगा? जो अभी 16 फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था, है ना, वही अभी लेटेस्ट है, दैट इज वेनिला आइसक्रीम। दैट इज वेनिला आइसक्रीम, और इसे बोला जाता है एंड्रॉइड 15। वेनिला आइसक्रीम 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया, है ना। अब तो एंड्रॉइड 16 पर काम चल रहा है। अब एंड्रॉइड 16 अभी तक रिलीज नहीं किया गया है ना, इस पे वर्क चल रहा है, लेकिन जो आपका लेटेस्ट है वो क्या होगा? एंड्रॉइड 15 ही होगा, क्योंकि यही फाइनली इस समय वर्क हो रहा है। इस समय जो अपडेट हो चुका है पूरे तरीके से सभी मोबाइल फोन में, दैट इज एंड्रॉइड 15 वेनिला आइसक्रीम। एंड्रॉइड के जितने भी वर्जन है वो सब खाने पीने वाली चीजों पर बेस्ड है ना। आप जानते होंगे, चाहे वो कपकेक हो, डोनट हो, एक्लेयर्स हो, फ्रोयो हो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम्ब, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किट कैट, मार्शमेलो, नोगेट, ओरियो,
है ना। ये सब आपके जितने भी हैं वो सब दोस्तों कैसे हैं, दैट इज खाने पीने वाली चीजों पर बेस्ड और अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में। एंडी रूबिन ने डेवलप किया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड। अब एंड्रॉइड के बारे में कुछ बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। कंफर्म है एंड्रॉइड बहुत पॉपुलर है, प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछा गया क्वेश्चन, तो इसके बारे में जरा डिटेल में पढ़ लो। किस कंपनी ने एंड्रॉइड बनाया, गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है ये। टाइप क्या है, ओपन सोर्स, यानी ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री है, जिसमें एडिटिंग की जा सकती है, जिसके कोड को देखा जा सकता है, दैट इज ओपन सोर्स। फाउंडर कौन है, एंडी रूबिन। किस ईयर में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, 2003 में। पहला वर्जन कौन सा है, 1.0, जो कि 2008 में आया फर्स्ट वर्जन। और किस मोबाइल में आया, तो उसका नाम है HTC ड्रीम स्मार्टफोन। तो पहला एंड्रॉइड का वर्जन किस मोबाइल फोन पर चलाया गया, HTC ड्रीम स्मार्टफोन पे चलाया गया। पहले वर्जन का नाम क्या है, 1.0। वर्जन कब आया, 2008 में। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, एंड्रॉइड 15, जो अभी आपने देखा, दैट इज वेनिला आइसक्रीम, 16 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। क्लियर। नेक्स्ट बताइए, आस्की कितने बिट का कोड है और ई आस्की कितने बिट का कोड है। हम जानते हैं आस्की का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिका के द्वारा दिया गया कोड जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, दैट इज कॉल्ड आस्की। ये 7 बिट का कोड होता है, जबकि आस्की का एडवांस्ड वर्जन है ई आस्काई, एक्सटेंडेड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये 8 बिट का कोड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 7 बिट, और एक्सटेंडेड वाला इसका बड़ा भाई 8 बिट। व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन डू इन एमएस एक्सेल, है ना। लुकअप 2 तरीके के होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। कह रहे वी लुकअप का काम क्या होता है एक्सेल में, वेरी इंपॉर्टेंट वन। डिलीट अ रो को डिलीट करना, सर्च फॉर डेटा इन कॉलम, कॉलम्स में डेटा को सर्च करना, सर्च फॉर डेटा इन रोज, रोज में डेटा को सर्च करना, या कैलकुलेट अ वर्टिकल सम, या सम को फाइंड आउट करना। हम जानते हैं वी लुकअप का काम क्या है, वर्टिकली काम करना कॉलम्स में। तो सर्च अ डेटा इन कॉलम, कॉलम्स में डेटा को सर्च करने के लिए वी लुकअप फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं, वर्टिकल लुकअप का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सर्चेस फॉर डेटा इन कॉलम्स। वी लुकअप किसके थ्रू काम करेगा, कॉलम्स के साथ। नेक्स्ट, द कीबोर्ड शॉर्टकट डैश इज यूज्ड फॉर इन्वोकिंग द थेसोरस इन एमएस वर्ड 2016, या किसी भी वर्जन में पूछें। एमएस वर्ड 2016 में थेसोरस को लागू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का नाम बताइए, कौन सी शॉर्टकट की है। थेसोरस का मतलब होता है, आप जानते हैं, एंटोनिम या सिनोनिम के लिए इसका यूज करते हैं थेसोरस फीचर का एमएस वर्ड में। और इसकी जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो क्या है, वेरी गुड, शिफ्ट प्लस F7। रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग सेक्शन में आपको मिलता है स्पेल चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर, या थेसोरस नाम का फीचर, है ना। याद रखिएगा किस टैब में, रिव्यू के अंदर प्रूफिंग वाले सेक्शन में 3 चीजें मिलती हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसोरस और वर्ड काउंट। क्लियर है, शिफ्ट F7। नेक्स्ट, डैश इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन एमएस वर्ड 2019 या 2021 वर्जन में। एमएस वर्ड 2019, 2021, 2024, है ना, किसी भी वर्जन की बात की जाए, में वर्तनी और व्याकरण जांच के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है, F7 का। यानी स्पेलिंग और ग्रामर के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, F7। कहां मिलेगा, रिव्यू टैब के अंदर, प्रूफिंग के अंदर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। और कितने तरीके की लाइंस होती हैं एमएस वर्ड में एरर वाली, जल्दी से बताइए। रेड लाइन क्या शो करती है एमएस वर्ड में, ग्रीन लाइन क्या शो करती है, और ब्लू लाइन क्या शो करती है। तीनों के आंसर दीजिए। रेड लाइन का मतलब स्पेलिंग एरर, अगर स्पेलिंग एरर होगी तो रेड लाइन से शो होगा, अगर ग्रामेटिकल एरर होगी तो ग्रीन लाइन से शो होगा, और अगर कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर होगी
तो ब्लू लाइन से शो होगा। याद है ना, कॉन्टेक्सचुअल का मतलब स्पेलिंग सही है लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई वो गलत है, तो ब्लू लाइन होगा। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब जैसे अगर मैं कहूं डू यू नो, डू यू नो का मतलब क्या आप जानते हैं, डू यू नो, और नो की स्पेलिंग में लिख दूं NO नो, क्या सही है? नहीं, क्योंकि स्पेलिंग क्या होने चाहिए, KNOW। क्या स्पेलिंग में गलती है? नहीं, जिस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं वो गलत है, तो ब्लू लाइन आ जाएगी, कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर। समझ में आया? तो रेड लाइन स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर ग्रीन लाइन, और ब्लू लाइन फॉर दी कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर। वेरी गुड। नेक्स्ट, दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? चैट जीपीटी से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, कंफर्म है। यह भी आ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम बताइए जो कि डेवलप किया गया है एक्स कंपनी के द्वारा, जो हमने प्रीवियस सेशन में आपको बताया भी था, ग्रॉक, है ना। ग्रॉक आपका ट्विटर का है, एलोन मस्क ने डेवलप किया। लेकिन अगर चैट जीपीटी की बात करें तो ये किस कंपनी ने डेवलप किया है? ओपन एआई। तो चैट जीपीटी की जो वेबसाइट है उसका नाम क्या होगा? www.openai.com। गलत मत करना, है ना। चैट जीपीटी किस कंपनी ने डेवलप किया है? ओपन एआई नाम की कंपनी ने। अब चैट जीपीटी के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जान लीजिए जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंफर्म है। पहला, चैट जीपीटी के लिए जो वेबसाइट है वो क्या है? www.openai.com, नंबर 1। दूसरा, चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट का मतलब चैट, जीपीटी का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जी का मतलब जनरेटिव, पी का मतलब प्री ट्रेन्ड और टी का मतलब ट्रांसफॉर्मर। तो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा चैट जिसको पहले से ट्रेंड किया गया है, दैट इज चैट जीपीटी। कंपनी ओपन एआई। कब डेवलप हुआ? नवंबर 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी बनाया गया। टाइप क्या है ये? चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, यानी ये क्या है? चैटबॉट है। कंपनी कौन सी है? ओपन एआई। याद हो गया ना इतना? कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे यहां से। वेरी गुड। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वॉज। ये फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और प्रीवियस पेपर्स में कई सारे क्वेश्चन बने फर्स्ट को लेकर। बताइए जरा, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वॉज, व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? मार्क 1, इनियक, यूनिवैक या एडसेक? पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कॉमर्शियल कंप्यूटर पूछें और पहला पूछें तो आंसर क्या होगा? यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब कितने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। इनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, फुल फॉर्म। फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनिक के साथ में ऑटोमेटिक भी लग जाए तो आंसर होगा एबीसी, एटेनेस ऑफ बेरी कंप्यूटर। फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर पूछा जाए, पहला ऐसा कंप्यूटर जो भारतीय है, दैट इज टिफ्रैक, टाटा के द्वारा बनाया गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, दैट इज टिफ्रैक। या क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर जो पूछा गया था अभी, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसका यूज बड़े अमाउंट में डेटाबेस को मैनेज करने के लिए करते हैं, दैट इज मार्क 1। तो ये सारे नाम याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लो फटाफट से। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आ जाए इनियक, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक आ जाए एबीसी, एटेनेस ऑफ बेरी कंप्यूटर, इंडियन कंप्यूटर आ जाए भारतीय टिफ्रैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर।
फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर आ जाए। कॉमर्शियल का मतलब जिसको सेल किया गया, जिसको मार्केट में कॉमर्शलाइज किया गया। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए, दैट इज मार्क 1, जिसे हार्वर्ड मार्क 1 के नाम से भी जानते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर है। उम्मीद है कि आपने ये 60 क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से किए होंगे। बार बार रिवाइज करिएगा इन क्वेश्चंस को। और आउट ऑफ 60 आपने कितना स्कोर किया, कौन बताएगा? पड़ोसी जल्दी से बताओ कमेंट करके कि आउट ऑफ 60 क्या स्कोर रहा। और साथ ही साथ ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है ये क्वेश्चन ऑफ द डे? व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की बताइए। और इसकी शॉर्टकट की दो हैं, एक तो यहां पर है ऑप्शन में और एक है ही नहीं ऑप्शन में। तो आप मुझे दोनों बताइएगा कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन अगर आपको करना है एमएस वर्ड में तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल ई, कंट्रोल एम, कंट्रोल एफ, कंट्रोल डी। एक तो इनमें से है कोई और दूसरा कोई ऐसी है जो यहां है नहीं। तो मुझे आप बताइएगा इनमें से कौन सी है और दूसरी जो मौजूद नहीं है वो कौन सी है। क्लियर है? या आता है बताएंगे नहीं, है ना? अगर ये है तो लिख दीजिएगा सर आता है लेकिन बताएंगे नहीं। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो? और एग्जाम में आएगा जरूर यहां से क्वेश्चन, है ना? इतनी रिसर्च करके बनाया गया है तो एक्सपीरियंस कभी फेल होता नहीं है ना? आप जानते हैं कि सचिन सर ने जो पढ़ा दिया वो पत्थर की लकीर है, यानी आएगा ही आएगा। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी का तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां पर आप यूपी ट्रिपल एससी के कोर्स से जुड़ जाइएगा। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं, राइट? तो बस मेहनत करनी है इतनी, है ना, कि एग्जाम वैसे तो देखो बहुत लेट हो रहा है, आप जानते हैं, है ना? या तो वैकेंसीज आती नहीं है, आती हैं तो एग्जाम इतने लेट हो जाते हैं। एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं होता, है ना? ये ड्रीम्स होती हैं जिसमें सिर्फ आप नहीं आपका पूरा परिवार भी लगता है। तो अब वो समय आ चुका है जो आपने अभी तक बचपन से इतनी पढ़ाई करी है ना? अब उस रिटर्न किया जाए उस पढ़ाई को और फाइनली सिलेक्शन ले लिया जाए। भैया अपनी जितनी भी ड्रीम्स हैं उसको कैसे फुलफिल करोगे, है ना? पेरेंट्स जो सपने लगा के बैठे हुए हैं उनको कौन फुलफिल करेगा? आप ही तो करेंगे। तो क्या जो इतनी पढ़ाई अभी तक करी है क्या उसको बेकार कर दोगे, है ना? कोई बहुत टफ पेपर तो नहीं है, क्लियर तो आप ही लोग करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा ना, तो आप ही क्यों नहीं? बस ये याद रखिएगा कि पेपर कितना भी टफ आए सिलेक्शन तब भी होगा, पेपर इजी आएगा तो भी होगा। तो इजी और टफ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो वो आसान लगेगा, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो आसान वाला भी टफ लगेगा, है ना? तो नथिंग इज इजी, नथिंग इज टफ, इट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर स्टडी पैटर्न, कि आपने कितनी मेहनत से चीजों को पढ़ा है। क्योंकि पेपर टफ आता है, सिलेक्शन तो तब भी होता है। उम्मीद है कि आप सिलेक्शन लेंगे, है ना? और अपने माता पिता और अपने टीचर्स का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।